चाहे वो इंडिया अलायंस आ जाना, चाहे ये भाजपा आ जाना। जातियों का, धर्म का तो सिर्फ एक मुअम्मा है जिसको सत्ता में बने रहने के लिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज चर्चा करते हैं थोड़ा राष्ट्रीय मसले पर। राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सक्रिय हैं ही। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन तेजी से पूरा क्षेत्र, राजनीतिक स्थान जो भाजपा ने कब्जाया था उसको हड़प रहा है, तो उससे कोई आसार नज़र नहीं आते कि भाजपा आगे कहीं अगली टर्म ले पाएगी। जो आंकड़े अब तक बताए जा रहे हैं 37% भाजपा के थे तो 63% टोटल लोगों के थे, वो बिखरे हुए थे। 37 में कोई बढ़ने की गुंजाइश तो है नहीं। जैसे भक्तों की भगदड़ देख रहा हूँ, भगतों की संख्या जैसे हम रोज़ हर जगह बाजार में जगह जगह मिलते हैं, तो भगत भी अब रोने लगे हैं, आंसू लंबे लंबे उनके भी टपकने लगे हैं। तो समझा जा सकता है कि वो 2-4-5% घटे ही होंगे। ना भी घटे तो भी 63% का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये 63% आंकड़ा अगर कंसोलिडेट हो जाता है, एक जगह आ जाता है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2 सीट भी कैसे ले लेंगे। विश्लेषक तो बात करते हैं कि 272 का आंकड़ा कैसे छुएंगे, 100-150 में रह जाएंगे, 200 रह जाएंगे। अगर 63% कंसोलिडेट ना हो फिर तो बात हो सकती है। कंसोलिडेट हो जाएं, सब एक जगह आ जाएं, बेशक इनमें से 5%, 10%, 12% मायावती के भी अगर निकाल दिए जाएं, अगर 50% भी कंसोलिडेट हो जाएं तो भी उनको तो भारी संकट है। तब भी इनको 2.5 का आंकड़ा छूना भारी हो जाएगा और सैकड़ा छूना तो बड़ी बात हो जाएगी। चलो उसमें नहीं जाते हम, लेकिन इतना तो तय है कि अब भाजपा रिपीट करने की स्थिति में कहीं दूर दूर तक नजर आती नहीं है। कितने ही पापड़ बेल लो, जो भी कदम उठाया जाए, पिछले दिन में उठाए हैं, सारे तो उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि अब राहुल गांधी ने भी पिछले 9 साल में, 8 साल में ठोकरें खा के, धक्के खा के, वो जादूगरी, वो मदारी का जो तौर तरीके थे, जो सारी एक्टिविटी अब तक मोदी जी कर रहे थे, वो राहुल ने भी सीख ली हैं। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आए सीख लिया ना। अब तक वो जो राजनीति कर रहे थे कैजुअली, कभी छुट्टियों पर जा रहे हैं, कभी आराम कर रहे हैं, कभी पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि जो तो हर रोज़ ईडी से प्रताड़ित हो रहे हैं, तुम्हारा ग्राउंड खत्म होता जा रहा है। अब ये था करो या मरो की स्थिति में आके उन्होंने फिर ये अख्तियार किया भी हमें तो कुछ करना है, और करते करते उन्होंने सारा अपनी ज़मीन रिगेन किया है और पोजीशन को बनाया है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि उनसे जान छुटाना एक बार बहुत ज़रूरी था। अगर उनसे जान नहीं छूटती है तो फिर ना संविधान रहना है, ना कभी चुनाव होने हैं। इसलिए उनका जाना तो अति आवश्यक है। अब सवाल यह आता है कि वो आके क्या करेंगे। अगर वो आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे। पहले भी तो आए हुए थे, वो पहले भी तो 50 साल रह गए, 60 साल रह गए, कभी 10 साल की टर्म पूरी कर ली, कभी 40 साल का राज कर गए, बारी बारी से टर्म तो लेते रहे हैं। अब राहुल गांधी जो मदारीगिरी कर रहे हैं, कभी लाल कुर्ता पहन के स्टेशन पे आप चले गए और कुली बन गए, कभी आप खेत में जाके धान बोने लग गए, कभी आप लद्दाख में जाके कुछ कर रहे हैं, कभी आप आज़ादपुर मंडी में टमाटर बेचने वाले के साथ खड़े हैं तो उसको घर में रोटी खिला रहे हैं। ये सारी मदारीगिरी उन्होंने सीख ली है। अच्छा है, सीख ली, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद करना क्या है उसका कोई
प्रिंट आउट नहीं दे रहे, वो उसका कोई लेआउट नहीं बता रहे। अब कुलियों के बीच में आप चले गए तो कुलियों को आप देंगे क्या? अब कुली का और सवारी का अक्सर मैं झगड़ा देखता हूँ। कुली कहता है कि मैं 20 रुपये लूँगा, वो कहता नहीं मैं 10 दूंगा। उसमें आप क्या कर देंगे? तो कुली तो लेगा ही लेगा, उसके झगड़े में आप नहीं जा सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कुली के बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, कुली के लिए और सुविधाएं क्या दे रहे हैं, स्टेशन के ऊपर उनको क्या दे पाओगे आप? आपने ये कहीं आज तक अनाउंस नहीं किया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुली के बच्चों को क्या देंगे, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या देंगे, आप स्कूलों और अस्पतालों की एक जनरल पोजीशन क्या करेंगे, उस पर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आज कोई अस्पताल ऐसा नहीं है, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर स्थान रिक्त ना हो, जहाँ पर कोई ढंग का इलाज होता हो या जहाँ पर ढंग की पढ़ाई होती हो। उसके मामले में आप कतई शांत हैं। आपने जाके धान बो दिया, ट्रैक्टर भी चला दिया, ड्रामा अच्छा हो गया, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप करेंगे क्या? आके किसान को देने क्या जा रहे हैं? आप एमएसपी की गारंटी आप दे पाएंगे? और दे दी तो क्या उसको लागू कर पाएंगे आप? उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। और किसानों की और जो देहात में और जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में आपका लेआउट क्या है, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। जो इन्होंने अब तक देश को लूट लिया और जो सारा धन जनता से निचोड़ के अपने खजानों में अपने पूंजीपति मित्रों के यहाँ भर दिया, उसको निकालने के आपने रास्ते क्या अख्तियार किए हैं, उसके बारे में आप कतई साइलेंट हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। असली बात तो आप उस पर करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि उस पर कुछ करेंगे भी, ये करने वाले नहीं हैं। इनको चाहिए कि उसके बारे में भी अपना बयान दें। पिछले 10 साल में जो भाजपा ने और संघ ने जहर के बीज गहरे बोए हैं, उनको देखते हुए अगर ये सत्ता में आ भी जाएंगे इंडिया अलायंस वाले, तो उनके लिए राज करना कोई इतना आसान नहीं है। क्या ये उतनी सख्ती से पेश आ पाएंगे जितनी सख्ती से इन्होंने कानून का दुरुपयोग कर करके जनता को निचोड़ा है, सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया है? ये क्या उतनी सख्ती से उनसे निपट पाएंगे? अगर उतनी सख्ती से निपट नहीं पाएंगे तो वो जो जहर के बीज अब जो फल आएंगे और जो उगेंगे, वो आपको जीने नहीं देंगे, देश को जीने नहीं देंगे। उसके लिए आपने आज तक कोई शब्द कहे नहीं है। अगर सत्ता में आए तो उनसे कैसे निपटेंगे, उसके बारे में आप साइलेंट हैं। और सवाल ये भी है कि ये एक क्रम चल रहा है कि जब कांग्रेस से तंग आए थे 77 में, जब इमरजेंसी के बाद पूरा जनता दल एक हुआ, तमाम पार्टियों ने मिलकर जनता दल बनाया और कांग्रेस को डिफीट किया। भाई कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस को हटाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस को हटा दिया। तमाम पार्टियां एक हो गई, 2-2.5 साल में 3 साल में अपना जलवा दिखा दिया। वो कांग्रेस को फिर वापस ले आए, कांग्रेस वापस आ गई, उसके बाद ये फिर आ गए। तो जो एक बार खराब हो जाए तो दूसरी को ले आओ, और वो उससे तंग आ जाओ तो उसको ले आओ। तो इन्हीं में अदला बदली करते रहेंगे क्या? हमेशा यही अदला बदली चलती रहेगी। तो तीसरा विकल्प तो कोई सोचने की जरूरत हमने समझी नहीं है। और बारी बारी अब अगली बार इनसे तंग आ जाएंगे तो फिर किसी को पकड़ लाएंगे हम। तो ये कोई देश को चलाने का कोई तरीका वाजिब है नहीं। और इससे निपटने के लिए जब तक तीसरा विकल्प तैयार नहीं किया जाएगा तो ये दुर्दशा हमेशा ही बनी रहेगी। तो इसलिए खाली इनके भरोसे रहा जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इंडिया गठबंधन से निपटने के लिए अब भाजपा के पास कुछ बचा तो है नहीं। भाजपा या आरएसएस जो भी आप कह लीजिए, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ले दे के वही हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। अब एक नया सिलसिला सनातन भी ले आए हैं। सनातन को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। सनातन तो ना किसी ने उखाड़ा, किसी से उखड़ा, मुगलों से नहीं उखड़ा, अंग्रेजों से नहीं उखड़ा, इन्होंने क्या उखाड़ना है। और किसी की इसको उखाड़ने की नीयत भी नहीं है। हाँ, सनातन को उखाड़ने का प्रयास किसी ने किया था तो महर्षि दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के अंदर सनातन की जो बुराइयां थी, सनातन की जो मूर्ति पूजा थी, उसके नाम पर सनातन के जो पाखंड होते थे, उनका पर्दाफाश महर्षि दयानंद ने किया था। और उसके लिए आर्य समाज की एक संस्था, एक धर्म कह लीजिए, एक विचारधारा कह लीजिए, एक पूरा समाज बनाया था जो सनातन की बुराइयों को और सनातन को उखाड़ने की बात करता था। लेकिन आज कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं हम तो सनातन धर्म उखाड़ने के लिए आए हैं। उसके लिए किसी को फुर्सत नहीं है। गौरतलब है कि 13-14 में जब मोदी ने सत्ता हथियानी थी, उसने कोई जिक्र नहीं किया था कि मैं हिंदू धर्म के लिए आ रहा हूँ या मैं सनातन धर्म के लिए आ रहा हूँ।
या मैं राम मंदिर के लिए आ रहा हूँ, कोई एजेंडा में नहीं था। एक ही था, महंगाई, बेरोजगारी, 100 दिन में ये कर दूंगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, और महिला सुरक्षा, दुनिया भर की वो सब बातें कही गई थी जिनका आज कहीं जिक्र नहीं है। उस वक्त जो बातें कही गई थी उनका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जो अपने एजेंडा में आप लेकर आए थे वो तो आप भूल गए, वो तो जुमले थे। वो जुमलेबाजी खत्म करके अब आप धर्म के रक्षक बन गए हैं, अब आप गौ रक्षक बन गए हैं, और गौ रक्षा के नाम पे आप लोगों की मॉब लिंचिंग करने का ठेका आपने ले लिया है, और उसके नाम पे आपने ये सब बना लिए। अब जगह जगह से, अब ये पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, शायद स्टालिन के पुत्र हैं, निधि स्टालिन करके हैं, तो उन्होंने अपनी तमिल भाषा में सनातन के बारे में कहा। अब यहाँ कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, किसी समझ आती नहीं है, इन्होंने उसका ट्रांसलेशन करके बताया कि सनातन को उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और वो इंडिया अलायंस में। अरे यहाँ तो कोई जानता ही नहीं उसको, और वहाँ पे वो सनातन के कभी पक्ष में रहे ही नहीं। पेरियार ने तो अपना स्टैचू के नीचे भी लिख के लगा रखा है, जो सनातन धर्म और जो हिंदू धर्म के बारे में जितने ऐब थे, जितनी बुराइयां थी, सारी लिख रखी हैं, और खुल के विरोध करते हैं वो तो, और हमेशा से करते आए हैं। और उसके लिए वो लोग कोर्ट तक भी जा चुके हैं, ये हिंदूवादी, सनातनवादी। तो कोर्ट ने भी कहा नहीं, इनकी अपनी विचारधारा ये रखेंगे, आप अपनी विचारधारा रखिए, आपको छूट है, उनकी आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब असली मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, अब सनातन की रक्षा का ये धंधा चला रहे हैं। इससे पहले सनातन को कभी संकट नहीं था, अब संकट आ गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास अब कुछ रहा नहीं। महिला आरक्षण का भी तीर इनका खत्म हो गया, और उसके बाद जो है अब ये और कुछ नहीं बचा तो यही ले आए। अब ये ओबीसी की बात भी करते हैं। ओबीसी, अच्छा ओबीसी के नाम पे आप कब तक लूटोगे? अब ओबीसी के नाम पे आपने कह दिया जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री हैं तो ओबीसी को क्या लाभ हो गया? फिर ओबीसी तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा था। आपने आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना दी, उससे देश भर के आदिवासियों को क्या मिल गया भाई? वो तो जहां था वहीं खड़ा है। इससे पहले एक दलित को आपने, रामनाथ कोविंद को आपने बना दिया राष्ट्रपति, उससे दलितों को क्या मिल गया? कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो महिलाओं का उद्धार हो गया सबका? ऐसे कुछ नहीं हुआ करता। इसी संदर्भ में मैं राहुल गांधी का भी जिक्र करता हूं। अब राहुल गांधी जी फरमाते हैं कि मैंने 90 सेक्रेटरीज की लिस्ट देखी है जिनमें 3 ही ओबीसी हैं, और पूरे देश का बजट का केवल 5% ही खर्च करते हैं। अब मैं ये पूछता हूं, अगर 90 के 90 भी ओबीसी हो जाते तो क्या हो जाता? अगर 90 के 90 सेक्रेटरीज को ओबीसी कर दो तो ओबीसी का कल्याण हो जाता क्या? ये सब धारणाएं हैं, वाहियात की धारणाएं हैं। आपके वक्त में, इससे पहले के राज्य में, कांग्रेस के राज में, अन्य राज्यों में, अन्य जो हुकूमतें रही हैं उनमें कितने ओबीसी थे और कितने थे? सत्ता के ऊपर पहुंचने के बाद किसी को कुछ नहीं दिखता, फिर तो पॉलिसी पूंजीवाद के हक में चलती हैं। जो पूंजीवाद या उद्योगपति जो कहेंगे उनके लिए नीतियां बनती हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मोदी ने 20 जो ओबीसी मंत्री बना दिए तो मंत्री के पल्ले कुछ है? इवन मोदी खुद ओबीसी अपने आप को क्लेम करता तो उससे ओबीसी को मिल क्या गया? कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के उनका बेवकूफ बना के सत्ता से चिपकने का जुगाड़ है, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और भलेखे में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को शौक है भलेखे में रहने का तो रह सकता है। हमारी समझ ये है कि ये सिर्फ धोखा है, न किसी का ओबीसी का कोई भला होने वाला है। ये सिर्फ जातियों में और धर्म में बांटने का है। असल में तो वर्ग तो 2 ही होते हैं, एक कमाने वाला है और एक लूटने वाला है। बीच में कुछ एक जमात है, मिडिल क्लास जो होती है, वो दाएं बाएं उसको जहाँ अपना नफा नुकसान दिखता है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बदलती रहती है। मुख्य तौर पे देखा जाए तो 70-80% जो लोग हैं वो जो है जिनको लूटा जा रहा है वही है, और असली लुटेरा जो वर्ग है वो 5 से 8-7% का है। बीच में 10-20-30 की जो जनसंख्या है वो अपना वक्त के मुताबिक थाली के बैंगन की तरह दुड़क होती रहती है। तो इसी में तकरीबन ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। तो जातियों का, धर्म का तो सिर्फ एक मुगम्मा है जिसको सत्ता में बने रहने के लिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। चाहे वो इंडिया अलायंस आ जाना, चाहे ये भाजपा ही आ जाना। हाँ, भाजपा ने हर चीज़ को इस तेज गति से बढ़ा दिया कि अब वही भले लगने लग गए हैं। सारे काम वो भी करते थे, देश को वो भी लूट रहे थे,
शोषण गरीब का वो भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तकरीबन जितनी इंस्टीट्यूशन थी, संवैधानिक संस्थाएं थी, उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया, उन सब को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया और इतने मतलब जुडिशरी तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और कानून जो इनका दिल करे, जो मुंह से निकल गया वही कानून है, कोई संविधान की कोई परवाह नहीं, कोई संविधान की कोई चिंता नहीं है। और सब मतलब इन्होंने तो मतलब गर्दम गर्दा कर रखा है। और बिल्कुल अगर इनको न हटाया गया तो फिर ये शायद देश का बचना भी मुश्किल है। अखंडता तो दूर है, खंड खंड होने के चांसेस उस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जो इनका पिछला 9 साल का 9.5 साल का जिनके कार्यक्रम कारनामे देख रहे हैं वो यही इंगित कर रहे हैं। इसलिए बेशक राहुल या इंडिया अलायंस आके कोई बहुत अच्छे परिणाम न दे पाए, उनसे मैं बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं करता, लेकिन फिर भी इन राक्षसों से बचने के लिए, इनको हटाने के लिए वो हमारे पास मजबूरन एक विकल्प हमें आज नज़र आ रहा है, क्योंकि और तो कोई विकल्प हम बना नहीं सके। इसलिए मरते क्या ना करते उन्हीं की तरफ हमें जाना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाह रहा था। धन्यवाद।